हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 1। ठीक है, फर्स्ट सेट जो है हम डिस्कस करेंगे आपका एसएसटी का फॉर क्लास 10th। और बच्चों, पेपर जो है वो बहुत ही इजी था एंड आई होप आप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो सेट फर्स्ट जो है इसमें हम इसकी जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, कौन से क्वेश्चन जो है सेट फर्स्ट में है। टोटल जो है यहाँ पे 13 क्वेश्चन थे, जिसमें 1 से 5 तक जो है वो छोटे जो अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न थे। उसके बाद वो प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का था। उसके बाद देखिए यहाँ से 6 से 8 जो है 3 अंक को वाले थे, 9 से 10 5 अंकों के थे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में फिर आपका मैप जो है वो दिया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला जो प्रश्न था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रेरित करने वाले किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कानून के खिलाफ किया गया था। उसके अलावा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो छेड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था। रसायन उद्योग का भारत में विस्तृत फैलाव किस प्रकार से है। तो कहाँ कहाँ पे रसायन उद्योग फैला हुआ है वो यहाँ पे आपको 2 नंबर में ही है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सत्तारूढ़ दल कौन सा होता है? जो सरकार होती है जिसकी, ठीक है, उसको सत्तारूढ़ दल कहेंगे। और विपक्षी दल होता है कि जो सरकार में नहीं है उसको, जो बाकी जो मेंबर होते हैं उनको विपक्षी दल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 4 था, कच्चे माल के उद्योगों आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर एक तो कृषि आधारित उद्योग आ जाएंगे और दूसरा खनिज आधारित उद्योग आ जाएंगे। तो वो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना था। जैसे वन उद्योग है, कृषि आधारित है, ठीक है, पशुपालन है, और जो खनिज आधारित है लोहा इस्पात है। इस तरह से आपको इसमें लिख देना था। 2 ही नंबर का है तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की इसमें नीड नहीं थी। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी दिए गए हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और इसमें जो शॉर्ट लॉ था उसके खिलाफ था बच्चों। ठीक है, और रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी है एंड इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में लिख देना था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे आपको यहाँ पे जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है आवास ऋण के बारे में। तो इसमें था, मेगा ने किस प्रकार के ऋण स्रोत से कर्ज लिया। तो किस प्रकार के आवास ऋण स्रोत से, ठीक है, जो होम लोन होता है। आवास ऋण क्या होता है? होम लोन। तो वहां से उसने कर्ज लिया। उसके बाद है दी गई शर्तों का उल्लेख करना था। तो यहाँ से शर्तें शुरू हो जाएंगी। ब्याज की वार्षिक दर 12% है। इसको कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेगा को बैंक से कर्ज लेने से पहले अपने वेतन और नौकरी संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। तो 1 नंबर का है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, केवल इतना लिख सकते हो, वार्षिक दर 12% और मासिक किस्त जो है 10 साल में मासिक किस्त होंगी। नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने हैं। 1 ही नंबर का था तो आप छोटा आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बैंक कुछ एक उधार लेने वालों को ऋण क्यों नहीं देते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये बताना था कि जो बैंक वाले हैं वो कुछ एक उधार लेने वालों से को ऋण क्यों नहीं देते। तो कुछ एक उधार लेने को इसलिए देते, हो सकता है कि उनकी जो डॉक्यूमेंट है, कागजी कार्रवाई है, वो पूरी ना हो। ठीक है, या उनकी जो, देखिए हर एक बैंक की क्या होता है कि कुछ शर्तें होती हैं, अगर वो शर्तें पूरी होती हैं तो ही जो बैंक हैं वो ऋण दे पाते हैं। ठीक है, तो ये एक इसमें रीज़न लिख सकते थे आप कि उनको ऋण क्यों नहीं देते, कि उनकी शर्तें जो हैं, आवश्यक शर्तें वो जो है पूरी नहीं कर पाते हों, या उनके जो ऋण अदायगी की क्षमता है वो विश्वास के योग्य ना हो, या उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति ना हो। इस कारण जो बैंक है उन्हें ऋण देने से क्या करते हैं, कतराते हैं। तो ये आंसर आप लिख दोगे। उसके बाद आता है स्वयं सहायता समूह जो है उसके कार्य क्या क्या हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ पे। तो स्वयं सहायता समूह अपने, ये एक एनजीओ टाइप हो जाता है जो कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनमें उद्योगों को शुरू करने में अपनी सहायता देते हैं। ठीक है, प्रबंधन का कार्य करते हैं। और इन जो ये समूह होते हैं इनको बैंकों के द्वारा धन दिया जाता है, जिससे कि जो वित्तीय लेन देन होता है उसमें आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर आपको लिख देना था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव अधिक नाटकीय थे। उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि आपको करनी थी कि किस तरह से असहयोग आंदोलन जो था उसके जो आर्थिक मोर्चा था उस पर कैसे नाटकीय थे। 3 नंबर का क्वेश्चन ये करना था। उसके बाद था, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक दल जो हैं वो
जो भी दल में जो भी चुना जाता था वो जो जनता होती है उसके प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है लोकतंत्र से जुड़े हुए होते हैं कि जो भी वो काम करेंगे, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है तो वो उनके प्रति जवाबदेह होती हैं। ये इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना था। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखता है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसको आपको जो है कम से कम 5-6 पॉइंट आपको लिखने थे। किस तरह से जरूरतों और मांगों का ध्यान रखता है लोकतंत्र? तो उनके मौलिक अधिकारों का ध्यान रखता है, उनके कर्तव्यों के बारे में जो है टिप्पणी करता है, उसके अलावा उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, जो भी उनके अधिकार होते हैं वो उनको दिलवाए जाते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा है, उसका ध्यान रखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी थी, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है आपको करना था। इसके अलावा लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है और नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसमें भी आपको एक्सप्लेन करके लिखना था कि सामाजिक विविधताओं को कैसे समायोजित करता है, कि जिस तरह भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, उनको हर एक धर्म को बराबर मान के चलता है, हर एक धर्म के लोगों को नौकरी में इक्वल जो है समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, नागरिकों को हर एक धर्म के जो है उन नागरिकों को अपने जो अधिकार हैं वो मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स इसमें आपको लिखने थे। तो ये इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अगला जो दिया गया है, प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के आधुनिक रूप में एक महत्वपूर्ण शक्ति है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना था कि किस तरह से जो मॉडर्नाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण शक्ति कैसे है, यानी बहुत सारी एडवांसमेंट, बहुत सारी आधुनिकीकरण जो आया है, जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गई है। तो ये एक्सप्लेन आपको यहाँ पे करना था। उसके बाद दोनों में से एक करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर से आपको यहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है और इसमें था राष्ट्र के प्रति लोगों की क्या समझ थी। तो यहाँ से आप लिख सकते थे क्या समझ थी, कि वो राष्ट्र जो है, पहले वो राष्ट्र को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उनकी क्या थी, भावना इस बारे में बदल गई थी। पहले राष्ट्र राज्य जो है वो नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ उनका उदय होने लगा। दूसरा जो प्रश्न था, आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेश विरोधी आंदोलन से गहरे तौर पर किस तरह जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से लिख देंगे, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। तीसरा है, भारत में लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना किस प्रकार विकसित हुई। ठीक है, कि सामूहिक जो अपनापन था वो भावना लोगों में किस प्रकार विकसित हुई, वो आपको यहाँ पे देना था। तो इसमें आप यहाँ से लिख सकते हैं, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। ठीक है, और इसी से जो है क्या हुआ था, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया था। तो ये आप जो है तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो है केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका इंग्लिश में दिया गया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ से फिर से केस बेस्ड है, पर्यटन के ऊपर दिया गया है। पर्यटन के महत्व को बताना है। तो पर्यटन जो है वो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और पर्यटन क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को जो है प्रोत्साहित करता है और बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यहाँ से लिख सकते थे 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं, यानी उनको रोजगार प्रदान करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी थी, 1 नंबर का ही था। विरासत पर्यटन का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो विरासत पर्यटन जो है वो क्या है, विरासत पर्यटन होता है जो हमारी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, वो उससे जुड़ी हुआ पर्यटन, जैसे कि ताजमहल है, ठीक है, और जो हमारे किले हैं, इस तरह की जो है उसको विरासत पर्यटन कहेंगे। और भारत में पर्यटन में सुधार के लाभों का आकलन कीजिए। तो पर्यटन में सुधार के लाभ जो है वो आपको यहाँ पर लिख देने थे। तो इसमें आप लिख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार होगा और जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी इसमें बढ़ेगी। ठीक है, और अर्थव्यवस्था वो अच्छी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया था वह स्थान, मैप वर्क है ये, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है सितंबर 1920 में हुआ था, तो वो क्या है, कोलकाता है। ठीक है, ये लिख देंगे कोलकाता। उसके बाद है रामागुंडम तापीय ऊर्जा संयंत्र या पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क।
रामागुंडम जो है ये आप जो है मार्क कर देंगे तेलंगाना में। उसके बाद पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये महाराष्ट्र में कर देंगे। और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है ये आप तमिलनाडु में कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको मैप पे दिया गया था मार्क, वहाँ पे आपको बस केवल लिखना था। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सेट फर्स्ट। आई होप आपने बहुत अच्छा किया है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ भी ऐसा मुश्किल इसमें नहीं था। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।